दोस्तों, ईरान इस समय अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिकल और सोशल उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, जिसमें फाइनेंशियल तबाही, लंबे समय से जमा पॉलिटिकल असंतोष और बाहरी दबाव, ये तीनों मिलकर इस इस्लामी देश की बुनियाद को चैलेंज कर रहे हैं। ये देखिए साहब, ईरान बर्निंग, ईरान में आग लग चुकी है। कौन ये करवा रहा है? क्या ये ऑर्गेनिक है? हल्के हल्के जिसको कहते हैं ना कि अच्छा तेल छिड़क दिया, चलो मैं माचिस लगा, क्या ये भी हो रहा है वहां पे काम? उनके सिपाही दुबक के अंदर बैठे और बाहर पूरी भीड़ है जो उनको घेर रही है और चिल्ला रही है। आज बात करेंगे कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तो छोड़िए, इजराइल छोड़िए, यहूदी छोड़िए, सऊदी अरेबिया छोड़िए, हालात ऐसे बन रहे हैं कि तेहरान को साथियों खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्या हुई? और कहीं और बसाना पड़ेगा। और यह बात कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई हाइप नहीं है जो आज का थंबनेल बता रहा है। यह हकीकत है जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल के अपने भाषण में बोला है। पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे कि क्या क्या चल रहा है ईरान में और कब डहेगा द इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान। सुनिए। We were short of water. If it doesn't rain in Tehran until the end of autumn, we must start rationing. Still, it's not clear. Even if we ration and it still doesn't rain, then we'll have no water at all. Then citizens must evacuate Tehran. जी हाँ साथियों, ये उनके राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि नदियां सूख रही हैं, रिजर्वायर सूख रहे हैं। ईरान हमेशा से सेमी ड्राई और ड्राई जोन में आता था। पानी की दिक्कत सन 70 से शुरू हो गई थी, लेकिन सन 70 के बाद इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान दिया गया न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ, मिसाइल बनाने की तरफ। अब हालात ये हैं कि वाटर नहीं है, लेकिन यूरेनियम के एनरिचमेंट में जो हैवी वाटर्स की जरूरत पड़ती है वो शायद इनके पास हो, और यूरेनियम को पिया नहीं जा सकता। डिसैलिनेशन प्लांट्स साथियों, यही दिक्कत इनके दुश्मन इजराइल पर भी आई थी। पानी का क्राइसिस इजराइल का बहुत पुराना क्राइसिस है। 1990 से उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट्स अपने लगाने शुरू किए, समुद्र का पानी उठाना शुरू किया, उसका सॉल्ट अलग करना शुरू किया और अपनी जनता को साफ शुद्ध पानी पिलाना शुरू किया। तो तुम तो सिर्फ यूरेनियम के एनरिचमेंट में फंसे रहे, उन्होंने वो भी कर लिया और अपनी जनता के लिए पानी का इंतजाम भी कर दिया। यह है बुनियादी फर्क कि इतना सब होने के बाद भी इजराइल में ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन और विरोध देखने को नहीं मिल रहा है जैसा ईरान में देखने को मिल रहा है। इजराइल वो जो एक हाथ से तरक्की करता है और दूसरे हाथ से अपने को बचाने में, अपने को अस्तित्व को बचाने में लगा रहता है। और आप ईरान का इतिहास उठा के देख लीजिए, एक शांतिपूर्ण देश था, लेकिन उसने कहा ना, मुझे तो न्यूक्लियर वेपन बनाना है, सैंक्शन लग गए। क्या हाल हो गया जो कल बताया था कि ना व्यापार हो पा रहा है, ना दुकानें खुल पा रही हैं, ना लोगों को खाने के इंतजाम हो पा रहे हैं। अब खाना तो छोड़िए, अब पानी का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। और संभवतः ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर 3 महीने और बारिश नहीं होती तो धीरे धीरे, ये नहीं कि 1-1.5 करोड़ आदमियों को लेकर चल देंगे, धीरे धीरे एज अ मैटर ऑफ चॉइस तेहरान को पानी की किल्लत के चलते खाली किया जाएगा। तो कल बात हुई थी इन्फ्लेशन की, आज बात हो रही है पानी की। और पानी के साथ किश आइलैंड पर साथियों एक मैराथन को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें आदमी महिलाएं सब आने थे दौड़ने के लिए। तो साहब वहां पर अथॉरिटीज ने ड्रेस कोड में हिजाब रखा कि आपको अगर रनिंग करनी है, मैराथन में पार्ट लेना है, तो आपको हिजाब पहनना जरूरी है। पता है साथियों क्या हुआ? महिलाओं ने हिजाब पहनने से मना कर दिया। और फर्क यह है कि अथॉरिटीज ने ऑर्गेनाइजर्स को अरेस्ट कर लिया, और जैसे 2 साल बाद इन महिलाओं पे गोलियां बरसाई थी और लाठियां बरसाई थी, इन महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया। ये जानते हैं किसकी वजह से हो रहा है? ये उसकी वजह से हो रहा है, इजराइल की वजह से, जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। कि अब जनता अगर सड़कों पे निकल आई
तो भैया अब संभालने की स्थिति में नहीं रहोगे आफ्टर द इजराइल एपिसोड, कि जहां हूती भी खत्म होते नजर आ रहे हैं, जहां असद भी खत्म होता नजर आ रहा है, खत्म हो गया है, जहां हिजबुल्लाह भी खत्म हो गया है, जो मैंने कल बताया था। यह क्षेत्रीय कमजोरी का नतीजा है जो इन महिलाओं को मजबूरी में भागने दिया जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर रॉक बैंड, तेहरान के लोग अपने रॉक बैंड लाकर तेहरान की सड़कों पर साथियों बजा रहे हैं, और वहां पे ईरानी और ईरानी महिलाएं खास तौर से साथियों वहां खड़े होकर रात के 12 बजे, ये बात है करीबन अक्टूबर की, इस घटना को, इस म्यूजिक को एंजॉय कर रही हैं और मानो ऐसा लगता है इसे जी रही हैं। मैंने जितने भी अभी तक मुस्लिम मुल्कों को स्टडी किया है, जितना आक्रोश मुझे ईरान की आम जनता में देखने को मिल रहा है काफी दिनों से, मानो यकीन करो कि ये सिर्फ एक खमानी नहीं या इस्लामिक लीडरशिप नहीं, ये शायद उससे भी आजादी चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। अब देखना यह है कि अगर ईरान को आजादी मिल जाए, वहां की जनता को अपने जीने के तरीके का हक मिल जाए, जो लोग कहते हैं ना मैटर ऑफ चॉइस, मैटर ऑफ चॉइस की हकीकत क्या है वो ईरान जाके देखो पता चल जाती है। जहां पर लाठी चलाने का दम है हम भाइयों में, वहां पर देयर इज नो मैटर ऑफ चॉइस, वही होगा जो हमारी लाठी कहेगी और जो हम कहेंगे। लेकिन वाकई मस्जिदों में ताले, मस्जिदों को बंद किया जा रहा है ईरान में, इस वजह से कि वहां पर जुमे की नमाज में स्टेट के खिलाफ, खमानी के खिलाफ मीटिंग्स होती हैं। लोग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं। एक वहां पर फौजी गार्ड खड़ा था, उसको लिंच करके मार देते हैं। ये हालात हैं साथियों तेहरान के, ईरान के, और इसी बीच में इजराइल को लेके जितने भी इनके जासूस पकड़े जा रहे हैं उनको ये अलग मार रहे हैं। हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं, इंसान अपने देश के खिलाफ, अपने वतन के खिलाफ जासूसी ना करे तो साथियों क्या करे। जिस इस्लामिक रिपब्लिक ने खुद को गरीबों, मजलूमों और वेस्ट के शोषण के खिलाफ की सरकार बताया था, आज वही सरकार अपने ही गरीब नागरिकों पर गोलियां चला रही है, इंटरनेट बंद कर रही है, ट्रांसपेरेंसी से भाग रही है। अब आप खुद ही सोचिए, जब नारे मुद्दों के हल से ऊपर उठकर इस्लामिक रिपब्लिक को हटाने पर चले जाते हैं, तो यह सिर्फ किसी नीति का नहीं, पूरे सिस्टम के खारिज होने का इशारा है। अब सवाल ये दोस्तों कि इन सब में खेमेनी खुद को कैसे बचाएगा। अभी तक आईआरजीसी और सुरक्षा बलों की वफादारी खेमेनी की सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन इतने लंबे फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच लोअर रैंक जवान और उनके परिवार भी उसी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। अगर आंदोलन लंबा खिंचता है और देश भर में फैली स्ट्राइक से इकोनॉमी ठप होती है, तो रिप्रेशन की लागत तेजी से बढ़ेगी और गद्दारी की संभावना भी इसके साथ बढ़ेगी। 2025 में इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और उसके बाद के सीजफायर ने ईरानी मिलिट्री सिस्टम को थका दिया। अब अंदरूनी विद्रोह की स्थिति में उसे 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। वहीं अमेरिका इजराइल के अंदर पहले से मौजूद रिजीम चेंज कैंप इस मौके को एक विंडो की तरह देख रहा है, अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, जिससे तेहरान पर फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक के साथ साइबर दबाव भी बढ़ सकता है। अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में बताया कि ईरान में जिस तरह से आम नागरिकों पर वहां की सेना ने गोली चलाई है, अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है कि वो ईरान में मामला शांत करेगी। अब अमेरिका जब मामला शांत करता है तो आपको पता ही दुनिया में क्या बदलाव होते हैं। बस अब खेमेनी की यही बेवकूफ़ी अमेरिका को भी मौका देगी। हालांकि खेमेनी की कुर्सी तुरंत गिरने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके आंदोलन को दबाने की कठोर नीति, आईआरजीसी की ताकत और विपक्ष की एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप की कमी उसे बचाए हुए। अब दोस्तों एक सवाल यह भी है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में बदलाव क्यों चाहते हैं। सिंपल सा रीजन है, वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों के लिए ईरान केवल एक देश नहीं बल्कि वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस का सेंट्रलाइज्ड एक्टर है। इसीलिए वो सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं बल्कि रिजीम चेंज तक की बात करते हैं। दरअसल ईरान की रीजनल रणनीति, लेबनान में हिजबुल्ला, सीरिया में असद शासन का सपोर्ट, इराक में शिया मिलिशिया, यमन में होती, ये सब मिलकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाते हैं, जो इजराइल और अमेरिकी इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ा हाइब्रिड खतरा है। वॉशिंगटन की नज़र में अगर तेहरान में सरकार कमज़ोर होती है या बदल जाती है तो ये पूरे नेटवर्क को अनस्टेबल कर देगा और इजराइल की सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाएगी। वही ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन कैपेसिटी पर अमेरिका इजराइल लंबे समय से चिंता में है। 2018 में ट्रंप द्वारा JCPOA से बाहर निकलने के बाद तनाव और बढ़ गया। 2025 में इजराइल द्वारा ईरान पर की गई भारी बमबारी के पीछे ऑफिशियल लॉजिक न्यूक्लियर खतरा और मिसाइल सुविधाओं को इनएक्टिव करना था, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इसे रेजीम चेंज के ब्रॉडर एजेंडे से जोड़ते हैं।
एनर्जी, डॉलर वर्सेस की लड़ाई और जियोपॉलिटिकल एंगल भी इसमें इंपॉर्टेंट है। वेस्ट एशिया पर नियंत्रण करना अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इराक इस इलाके में चीन, रूस और डॉलर से अलग फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक पिवट बन चुका है। जो देश अमेरिका की सैंक्शन रिजीम को बाईपास कर ईरान के साथ एनर्जी ट्रेड और बार्टर अरेंजमेंट्स करते हैं, वो डॉलर सिस्टम को चैलेंज करते हैं। वॉशिंगटन के हॉक्स के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक खतरा है। सब मिलाकर दोस्तों ईरान इस समय एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। इसमें भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ईरान में बदलाव होता है और प्रो अमेरिकन सत्ता वहां बैठती है तो उसके बाद वो भारत के बॉर्डर्स के देशों की तरफ भी बढ़ेंगे। यही भारत के लिए खतरा है एक्सपर्ट्स की माने तो। भारत का ईरान की सत्ता के साथ एक अंडरस्टैंडिंग अभी है। एक नई रिजीम उसी अंडरस्टैंडिंग को दोबारा से शुरू करने के लिए भारत को मजबूर करेगी। इस पूरे मुद्दे पर ईरान में जो चल रहा है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? अमेरिका ईरान को लगातार चेतावनी दे रहा है, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? और भारत के एंगल को लेकर अगर आप कुछ विचार रखते हैं तो कमेंट करके बताना।